नमस्कार साथियों। आज अपन मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मौर्य प्रशासन है। मौर्य प्रशासन मौर्य प्रशासन मौर्य काल में भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी और इस केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोच्च होता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के इसी अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताए गए हैं राज्य के। उनमें पहला है राजा, दूसरा है दुर्ग, तीसरा अमात्य, चौथा जनपद, पांचवा मित्र, छठा कोश, सातवां सेना। इसी साप्तांग सिद्धांत में बताया गया है कि राजा, एक तो राजा होना चाहिए और उस राजा के पास एक अच्छा सा महल भी होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए। और अमात्य का अर्थ है मंत्री, कि राजा के पास कुशल मंत्री भी होने चाहिए। और जन का अर्थ होता है लोग, तो लोगों का ही तो राजा बनेगा, तो जन भी होने चाहिए। राजा के पास कुछ मित्र भी होने चाहिए और राजा के पास कोष यानी खजाना भी राजा के पास होना चाहिए। सेना, अगर राजा के पास सेना ही नहीं होगी तो कहीं का राजा बनेगा, इसलिए राजा के पास सेना भी होनी चाहिए। राजा के मैंने सप्तांग सिद्धांत बताए। इन सप्तांग सिद्धांतों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। इसी तरह मौर्य प्रशासन में मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल, इसको मंत्रेण बोलते हैं। इस मंत्री परिषद में राजा की सहायता करने के लिए या राजा की सहायता करने के लिए कुछ मंत्री हुआ करते थे और इन मंत्रियों की संख्या 12 से लेकर 20 तक हुआ करती थी। आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या कम या अधिक हो सकती थी। और इन्हीं मंत्रियों का जो वेतन हुआ करता था, यह वेतन 12,000 वार्षिक पण हुआ करता था। यानी कि प्रत्येक मंत्री का वेतन 12,000 वार्षिक पण हुआ करता था। इसी तरह मंत्रिमंडल में, एक तरह से देखा जाए तो मंत्रिमंडल में राजा के कुछ खास मंत्री वगैरह हुआ करते थे। इन खास व्यक्तियों में बात करें अपन तो राजा का एक तो सेनापति, पुरोहित या मुख्यमंत्री, एक तरह से जैसे राजा का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य था या कौटिल्य था, ऐसे ही कुछ एक आध मंत्री वगैरह होते, जैसे कोषाध्यक्ष। इस प्रकार के मंत्री मंडल में ये 4-5 कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों की संख्या हुआ करती थी इसमें। और इन मंत्रियों का वेतन हुआ करता था, यह वेतन 48,000 वार्षिक पण हुआ करता था। कहने का अर्थ है
मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तो 12,000 हुआ करता था और मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन 48,000 वार्षिक पण हुआ करता था। यह मंत्री राजा के कुछ खास मंत्री वगैरह हुआ करते थे, जैसे सेनापति, पुरोहित, मुख्यमंत्री, कोषाध्यक्ष हो गया, जैसे राजा का पुत्र राजकुमार, ये सभी इसी मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन नंबर 1, केंद्रीय प्रशासन। किसी केंद्रीय प्रशासन को शासन की सुविधा के लिए, शासन की सुविधा के लिए कई विषयों में विभक्त कर रखा था। शासन की सुविधा के लिए इनको केंद्रीय व्यवस्था को कई विषयों में विभक्त कर रखा था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ कहा जाता है। एक तरह से केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था में जैसे तीर्थ एक तरह से अपन जैसे राज्य मान लीजिए, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 विभागों के बारे में बताया गया है। यह 18 विभाग ये तीर्थ ही हुआ करते थे। जैसे मैं बात करूं शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा जो मंत्री हुआ करता है उसको शिक्षा मंत्री बोलते हैं। ऐसे जैसे स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग का भी जो सबसे बड़ा मंत्री हुआ करता है उसको स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं। इसी तरह 18 विभागों में बटा हुआ था केंद्रीय प्रशासन। जैसे मैं बात करूं, एक था समाहर्ता, समाहर्ता आय व्यय का विवरण रखता था। यह आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला है, विवरण रखने वाला। इसको एक तरह से अपन वित्त मंत्री बोल सकते हैं आज के समय का। इसको राजस्व मंत्री बोलते थे, राजस्व मंत्री। दूसरा है सन्निदाता, सन्निदाता कोषाध्यक्ष को बोला करते थे। इसी तरह एक है आठविक, वन विभाग का अधिकारी हुआ करता था। आठविक वन विभाग का अधिकारी हुआ करता था। इसी तरह दुर्गपाल, दुर्गपाल को अंतर्वर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला बताया गया है, या अंतर्वर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला दुर्गपाल हुआ करता था। ऐसे ही दंडपाल सेना का अधिकारी हुआ करता है। ऐसे ही दंडपाल सेना का अधिकारी। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। जैसे समाहर्ता आय और व्यय का विवरण रखने वाला जिसको राजस्व मंत्री बोलते हैं, सन्निदाता जिसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं। एक तरह से कोष का कार्य इसी अध्यक्ष के पास हुआ करता था। इसी तरह एक होता है आठविक, आठविक बोलते हैं वन विभाग के अधिकारी को। ऐसे ही दुर्गपाल था, दुर्गपाल अंतर्वर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला था। ऐसे ही दंडपाल सेना का अधिकारी हुआ करता था। और इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्ष को भी उल्लेख किया गया है। जैसे मैं बात करूं सीताध्यक्ष, इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
26 विभागाध्यक्षों का भी वर्णन किया गया है। 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। जैसे शीताध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। कृषि विभाग का अध्यक्ष। इसी तरह शुल्काध्यक्ष हुआ करता था, व्यापार संबंधी टैक्स वगैरह लिया करता था, जिसको बोलते हैं शुल्काध्यक्ष। व्यापार संबंधी टैक्स लिया करता था। इसी तरह लोनाध्यक्ष, लोनाध्यक्ष जो कि बुचड़ खाने का अधिकारी हुआ करता था। बुचड़ इस तरह मौर्य प्रशासन का यह केंद्रीय प्रशासन था। इस तरह हम बात करेंगे अब प्रांतीय प्रशासन के बारे में कि मौर्य प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार बटा हुआ था। प्रांतीय प्रशासन है अशोक के समय, इसको मिटा देता हूं मैं, प्रांतीय प्रशासन अशोक के समय, अशोक राजा था, अशोक के समय मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। 5 प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे पहला उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। इसी तरह दूसरा अवंती, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। अवंती, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। इसी तरह तीसरा था कलिंग, कलिंग प्रांत की राजधानी, कलिंग प्रांत की राजधानी तौसली। इसी तरह चौथा मध्य देश, मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी पाटलिपुत्र में राजा स्वयं रहता था और अन्य प्रांतों में राजा के पुत्र राजकुमार हुआ करते थे। और इसी तरह दक्षिणापथ की राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। प्रशासन की उस समय सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वह ग्राम हुआ करती थी, और इसी ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीणी बोला करते थे। और जो यह ग्रामीणी हुआ करते थे, इस ग्रामीणी को गोप भी बोला करते थे, जो कि 10 गांवों का एक तरह से शासन संभालता था। और इस कई गोपों पर एक स्थानिक हुआ करता था। कई गोपों पर स्थानिक होता था। अब हम बात करते हैं नगर प्रशासन।
नगर प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था और उस 30 सदस्यों के एक मंडल में 6 समितियां हुआ करती थी और 6 समितियों में 5 सदस्य हुआ करते थे प्रत्येक एक समिति में। जैसे नगर प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार 30 सदस्यों का मंडल हुआ करता था। यह 6 समितियां जो इस प्रकार हैं। पहली समिति है शिल्पी उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण किया जाता था, जिसमें उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण किया जाता था। पहली समिति में उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण किया जाता था। दूसरी शिल्पी में विदेशियों का विवरण रखा जाता था। दूसरी में विदेशियों का विवरण रखा जाता था कि अपने प्रशासन में विदेशी कितने आए कितने गए, इस प्रकार के विदेशियों का विवरण भी इसी में रखा जाता था। तीसरी समिति में जन्म और मरण का विवरण रखा जाता था। तीसरी समिति में जन्म और मरण का विवरण रखा जाता था। चौथी समिति में विक्रय कर का विवरण रखा जाता था। विक्रय कर का विवरण रखा जाता था, जो कि बिक्री कर का 10वां भाग हुआ करता था, जो कि बिक्री कर का टैक्स का 10वां भाग हुआ करता था। पांचवी समिति में व्यापारियों का विवरण रखा जाता था। पांचवी समिति में व्यापारियों का विवरण रखा जाता था। और इस प्रकार छठी समिति में बनी हुई वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण किया जाता था। छठी समिति में बनी हुई वस्तुओं का विक्रय कर निरीक्षण किया जाता था। इस प्रकार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था। यह 30 सदस्यों का मंडल 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। पहली समिति थी उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण किया जाता था, जिसमें उद्योग धंधों के बारे में। दूसरी समिति में विदेशियों का विवरण रखा जाता था, जिसमें विदेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी समिति में जन्म और मरण का विवरण रखा जाता था। चौथी समिति में विक्रय कर का विवरण रखा जाता था, जो कि बिक्री कर का 1/10वां भाग हुआ करता था। इसी प्रकार पांचवी समिति में व्यापारियों का विवरण रखा जाता था। छठी समिति में बनी हुई वस्तुओं का विक्रय कर का निरीक्षण किया जाता था। इस प्रकार आप हम अध्ययन करेंगे सैन्य प्रशासन किस प्रकार का था। सैन्य प्रशासन है सैन्य प्रशासन है सैनिकों के 5 विभाग हुआ करते थे। सैनिकों के
5 विभाग होते थे। 5 विभाग। पहली सेना पैदल सेना हुआ करती थी। दूसरी सेना घोड़ों की सेना हुआ करती थी। पहली सेना पैदल सेना, दूसरी घोड़ों की सेना हुआ करती थी या एक तरह से अश्व सैनिक हुआ करते थे। तीसरी सेना हाथियों की हुआ करती थी, हाथी सैनिक या हाथियों की सेना। चौथी सेना रथ सेना हुआ करती थी, रथ। और पांचवी सेना नौसेना हुआ करती थी। इस प्रकार सैनिकों की देखरेख करने वाला एक अधिकारी हुआ करता था। सैनिकों की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतपाल बोलते हैं। सैनिकों की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतपाल कहते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 50,000 घोड़ों की सेना हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास करीबन 800 रथों की सेना हुआ करती थी और 9,000 हाथियों की सेना हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिसने कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में बताया है। अब हम अध्ययन करेंगे न्याय व्यवस्था किस प्रकार हुआ करती थी। न्याय व्यवस्था में वैसे तो न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही हुआ करता था। न्याय व्यवस्था या न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही हुआ करता था। इसी राजा के पास समस्त अधिकार हुआ करते थे, क्योंकि जितने भी न्याय व्यवस्था से संबंधित अधिकार राजा खुद ही निर्णय किया करता था। इसके अलावा भी न्याय व्यवस्था निचले स्तर पर भी हुआ करती थी, जिसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय कहते हैं। निचले स्तरों पर भी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। निचले स्तर पर जिन्हें ग्राम न्यायालय कहते हैं। और इन ग्राम न्यायालयों में जो निर्णय सुनाया करते थे वह ग्राम के वृद्ध व्यक्ति निर्णय किया करते, जिनको ग्रामीणी भी कहते हैं। इसके अलावा न्याय व्यवस्था दो प्रकार की थी। राजा के अलावा न्याय व्यवस्था दो प्रकार की थी। पहली है धर्मस्थलीय न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय। दूसरी थी कंटक शोधन न्यायालय। यह धर्मस्थलीय न्यायालय क्या हुआ करता था? यह एक प्रकार की दीवानी अदालत हुआ करती थी। एक प्रकार की दीवानी अदालत इसी धर्मस्थलीय न्यायालय में चोरी, डाके, लूट इस प्रकार के मामले सामने आते थे। चोरी, डाके और लूट करने वाले व्यक्ति को साहस कहते थे। साहस। और जो इस धर्मस्थलीय न्यायालय का जो प्रधान अधिकारी हुआ करता था उसको व्यावहारिक कहते थे, या एक प्रकार से धर्मस्थलीय न्यायालय के मुखिया को व्यावहारिक कहते थे। इधर कंटक शोधन की बात करें तो कंटक शोधन न्यायालय एक प्रकार का फौजदारी अदालत था। फौजदारी
एक प्रकार की यह फौजदारी अदालत थी और इसके मुखिया को प्रदेष्टा कहते हैं। इसके मुखिया को प्रदेष्टा कहते हैं। कंटक शोधन न्यायालय के मुखिया को प्रदेष्टा बोलते हैं और इधर धर्मस्थलीय न्यायालय के मुखिया को व्यावहारिक बोलते हैं। गुप्तचर व्यवस्था की बात करें हम नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार की थी? गुप्तचर व्यवस्था इस गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताएं तो कौटिल्य ने दो प्रकार की गुप्तचर बताए हैं, पहला संस्था और दूसरा संचर। कौटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचर बताए हैं, पहला संस्था, दूसरा संचर। यह संस्था क्या था? यह एक ही स्थान पर रहकर कार्य किया करता था। संस्था एक ही स्थान पर रहकर कार्य करता था और संचर यह भ्रमणशील हुआ करता था, भ्रमण किया करता था। इसी तरह गुप्तचर व्यवस्था में गणिकाएं भी हुआ करती थी। गणिकाएं, इन्हीं गणिकाओं को वेश्या कहा जाता था, क्योंकि गणिकाओं के माध्यम से भी गुप्तचर कुछ गुप्तों के बारे में या कुछ एक तरह से राज निकलवाया करते थे इन्हीं वेश्याओं से। गुप्तचरों का काम पुलिस भी किया करती थी उस समय, और पुलिस अधिकारी को रक्षण कहा करते थे। गुप्तचरों का काम पुलिस भी किया करती थी, पुलिस, और इसी पुलिस को रक्षण कहते हैं। इस तरह गुप्तचर व्यवस्था पूरी होती है। इसके बाद में मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में बात करें हम, तो मौर्य काल का सामाजिक जीवन है सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो मेगास्थनीज ने 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने 7 जातियों का उल्लेख किया है। वह 7 जातियां थी, जिनमें पहली जाति दार्शनिक हुआ करते थे। मौर्य काल में दार्शनिक यह पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। दार्शनिकों के बाद में दूसरी जाति है किसान, जिसको कृषक बोलते हैं। इन किसानों की संख्या मौर्य काल में बहुत अधिक थी। तीसरी जाति की बात करें पशुपालक। चौथी जाति की बात करें पशुपालक या शिकारी। चौथी जाति की बात करें सैनिक, और इसी तरह पांचवी जाति की बात करें जिनको निरीक्षक कहा करते थे, और सातवीं जाति थी जिसको सलाहकार, सातवीं जाति को सलाहकार या मंत्री कहते थे। इस तरह सामाजिक जीवन में मेगास्थनीज ने 7 जातियों का उल्लेख किया है। पहली जाति दार्शनिक थी, जिसमें पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। किसान है, कृषक है, पशुपालक है जिसको शिकारी, सैनिक, एक जाति थी निरीक्षक और एक जाति थी सलाहकार या मंत्री। इस प्रकार मौर्य काल के प्रशासन के बारे में हमने अध्ययन किया। इस प्रकार मौर्य प्रशासन समाप्त होता है।
तब तक के लिए नमस्कार।